देंगे कट्टा का पार में। आइए ना हमारा बिहार में, आइए ना आप हमारा बिहार में, देखिए ना ये हमारा बिहार। नहीं हो पाएगा अभी हमसे। 5000 नक्सली पूरे गांव को घेर लिया है। उसका बाप खुश है, हंस रहा है, नक्सली टेंशन में है कि आदमी हंस कैसे रहा है। हम इसके पूरे परिवार को घेर लिए, इसको किडनैप करके रखे हुए हैं और कह रहा है कि जब तक हमारा बेटा जिंदा है तुम्हारी औकात नहीं है कि तुमको मार। हम क्या मुंह दिखाएंगे उसको कि मेरे रहते उसकी पत्नी के साथ या बेटी के साथ कुछ गलत हो गया। कि जब कोई योद्धा नहीं बचा लड़ने को उग्रवाद के तीरों से, तब बिहार की आस बंधी बस एकमात्र रणवीरों से। वो मंजर, वो त्याग, क्या परिस्थिति से गुजरे। नक्सली को प्रकाश झा के मूवी में बहुत बढ़िया दिखा देना बहुत आसान है। जो झेला है बिहार, मीडिया विश्वास ही नहीं करती थी कि पुलिस ने अरेस्ट किया है, हमने अरेस्ट किया है मुखिया को। मीडिया एक सिरे से नकार दे रही है ये कहते हुए। ममतामयी जो चेहरा रहा और जो बिहार का सुधारक बना, जननायक बना, लेकिन उस सब से उबर के बिहार आज एक रफ्तार पकड़ा है। जब आतंकवाद से बेबस होकर हार मान ली वीरों ने, तब उग्रवाद की कब्र खोद दी एकमात्र रणवीरों। तो स्थिति ऐसी थी कि आप अगर रणवीर सेना के बारे में कुछ भी सर्च करते हैं तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन बाथे के बारे में, नक्सलाइट्स को जस्टिफाई करते हुए कैसे नक्सल बनता है सिस्टम के प्रभाव से, इनके ऊपर आपको पूरे थ्योरीज मिलते थे इंटरनेट पर। बाथे का जब जिक्र आप कर दिए तो वो जो क्रुएलिटी वहाँ हुई थी, वो शायद विश्व में ऐसी क्रुएलिटी को अगर वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो वो सबसे। हाँ, तो दलेचक बघौरा को कैसे देखिएगा, ठीक है 10 आंकड़े कम थे। दलेचक बघौरा भी तो उसी तरीके का कैजुअलिटी था। खैर बातें में तो फिर भी दुर्व्यवहार या बलात्कार नहीं हुआ था, पर ऐसा सुनने में आता है कि जो वुमेन प्रेग्नेंट्स थी। देखिए बातें का एक अलग कहानी है। अब इसको अगर हम बताएं तो बाथे में एक सबसे बड़ा दिक्कत क्या था कि बाथे जो गांव है वो अरवल सोन नदी के तट पर बसा हुआ था। बहुत दिन से ये खबरें आ रही थी कि नक्सल्स एक गांव में आकर बसेरा ले रहे हैं और वो लोग एक बड़े किसी कार्रवाई को करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखिए कभी भी रणवीर सेना ने ऐसे किसी गांव को टारगेट नहीं किया है जो बेगुनाह हो, जिसमें किसी ये निरीह व्यक्ति को मार दिया जाए या बस सिर्फ बदला लेने के लिए मार दिया जाए। हमने बताया ना कि शुरुआत में मुखिया जी ने ये सोचा था जब पटना कार्यक्रम ये करने के लिए, लेकिन वो क्योंकि उस समय आग बबूला था, लोग 12 का नरसंहार उस तरीके से हुआ था, तो लेकिन फिर इसके ऊपर डिस्कशन होने के बाद लोगों ने जब मना कर दिया कि हम लोग से ऐसा हत्या नहीं होगा, तो मुखिया जी बोले कि बात भी सही है, हम लोग उनकी तरह नहीं हो सकते हैं, तो फिर उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा। तो ये चीज स्ट्रिक्टली मुखिया जी ने कह दिया था कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को या निर्दोष गांव पर आप अटैक नहीं करेंगे। नहीं तो ऐसा जितने रणवीर सेना के दस्ता वाले गांव थे उनको सबसे आसान था अपने अगल बगल के गांव को नरसंहार, क्यों कोई 50 किलोमीटर दूर जाकर नरसंहार करता। तो जो आसान पड़ने वाला चीज लोग पहले करता है, लेकिन मुखिया जी के इस बात की वजह से ये पहले हर जगह अपने अपने स्पाइस होते थे जो खबर देते रहते थे कि यहाँ ऐसा ऑपरेशन होने वाला है। यार कुछ तो पुलिस ही दे देती थी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि पुलिस जानती है कि हम अदावत नहीं मोल ले सकते हैं, सरकार इस तरीके की है, तो वो पुलिस वाले खबर देते थे कि ऐसा ऐसा बात है। मुखिया जी आपने जो महारानी में देखा है ना कि पुलिस वाले सहयोग में रहते हैं, एसपी को कहता है कि यहाँ तो सब मुखिया के ही आदमी हैं, यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह मुखिया मौजूद है। तो ये बात कहीं तौर से गलत नहीं थी। महारानी में बहुत चीज़ों पर हमको आखेट है कि हाँ मुखिया जी के कैरेक्टर को दिखाया गया है गलत तरीके से, लेकिन ये जहाँ तक बात है इसकी क्या कहते हैं मुखिया जी के आचरण की, तो हाँ यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह मौजूद थे और मुखिया कभी किसी गलत आचरण पर कभी उसको बढ़ावा नहीं देते थे। एक वाकया है आरा का, हम आपको बताएंगे। आरा में एक महिला थी, उनके गांव के बगल की, उनको शायद यादव समाज से थी, उनकी बेटी पढ़ने जाती थी। तो मुखिया जी के साथ, देखिए आपके साथ जब आप कोई आर्म्ड मिलिटिया बनाते हैं या फिर विध्वंसक संगठन को निर्माण करते हैं, या अगर वो संगठन बन जाता है परिस्थिति के अनुसार, तो हर आदमी उसमें
नैतिक मूल्यों के साथ जुड़े कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि गलत काम करने के लिए गलत आदमी भी ज़रूरी हो जाता है। हर सही आदमी गलत काम नहीं कर सकता है, और हर सही लोग आपसे जुड़े ये भी ज़रूरी नहीं है। तो हर तरह के लोग आपसे जुड़ते हैं, हर आचरण के लोग होते हैं। मुखिया जी से जो लड़की थी, जो औरत मिली, उसकी बेटी शायद पढ़ने जाती थी, और इनके साथ रहने वाला कोई लड़का था, नाम नहीं बोलेंगे हम, उसका भी अब परिवार है, जिसका जो उस लड़की को जाते समय शायद तंग करता, उसको ये विश्वास था कि हमसे कौन बोलेगा, हम तो मुखिया जी के राइट हैंड हैं। इस बात का उस औरत जो उसकी माँ थी उस लड़की के, जब उसको ये बात लगा कि हमको कोई सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, और मुखिया के डर से कौन बोलेगा रणवीर सेना का अगर कोई व्यक्ति या उस संगठन का कोई व्यक्ति हम लोग को तंग करेगा, तो डर का माहौल रहता था। कहीं से मुखिया जी के पास वो बात पहुंचा, औरत किसी के थ्रू मुखिया जी तक बात पहुंचाई, या खुद ही मुखिया जी से मिली किसी मीटिंग में, ये बात मुखिया जी को पता चला। मुखिया जी ने उस लड़के को कुछ नहीं कहा, बस किसी इनडायरेक्ट वे में उसको समझाया कि आचरण शुद्ध रहेगा तभी आप कोई बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं, अन्यथा फिर आप में और बाकी लोगों में फ़र्क नहीं हो। लेकिन अब क्या कहें, मूड व्यक्ति समझता नहीं है इनडायरेक्ट बात को। उसने फिर वही काम किया, उस लड़की को शायद तंग किया या उसको छेड़छाड़ करने की कोशिश की, छेड़खानी की कोशिश की। मुखिया जी ने संगठन के लोगों को सख्त निर्देश दिया कि हमारे यहाँ से निकलने के बाद इसकी ये रहना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस माँ बहन के लिए, जिनकी आबरू इज्जत बचाने के लिए हम लोग हथियार उठाए, जिसके लिए लंबा लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर हमारे ही लोग अगर वही काम करें तो फिर हमें और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा, तो हम हथियार क्यों उठाते हैं। और लोग कहते हैं कि मुखिया जी के मीटिंग में से वहाँ से निकलने के बाद उस लड़के की हत्या कर दी गई थी। अब संगठन के लोगों ने ही की, और एक एग्जाम्पल सेट कर दिया गया कि किसी की माँ बहनों के साथ अगर गलत आप करते हैं, या रणवीर सेना का कोई भी व्यक्ति या संगठन का कोई भी व्यक्ति अगर सोचता भी है, तो उसका ये अंजाम होगा। अभी तक हमने देखा कि नक्सलियों पे विजय प्राप्त हो चुका है रणवीर सेना को एक अच्छा खासा, और रणवीर सेना ने ही अपने आदमी को गलत कुछ करने पे मारा। पर रणवीर सेना की कोई कैजुअलिटी इस मुठभेड़ में कभी हुई कि नहीं हुई नक्सलवाद के खिलाफ में? देखिए, बेला तरारी एक जगह है, ठीक है, बेला तरारी में कैजुअलिटी हुई, एक जगह संत शर्मा की कैजुअलिटी हुई। उसके बाद रणवीर सेना के एक व्यक्ति की कैजुअलिटी हुई कब? बड़े शर्मा की, जब जहानाबाद जेल ब्रेक हुआ, नक्सलियों ने जब पहली बार बिहार में जेल ब्रेक किया गया, उस वक्त बड़े शर्मा की हुई। चुन्नू शर्मा की कैजुअलिटी हुई, पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। चुन्नू शर्मा को मर्डर मशीन कहा जाता था, मगध टाइगर से संबोधन किया जाता था। ये रुतबा था कि मगध सम्राट का टाइटल सुरेंद्र यादव को मिला हुआ है। ये आपको जहानाबाद सांसद जो थे, इसके पहले पूर्व सांसद, विधायक जो थे, अभी सांसद हो गए। तो सुरेंद्र यादव ने उसके बाद पुलिस से मिलकर, और जब चुन्नू शर्मा थोड़ा सा आउट हो गए इन सब चीज़ों से, तब उनका इनकाउंटर हुआ, पुलिस ले जाके धोखे से मार दी। तो ये 3-4 कैजुअलिटीज रणवीर सेना के लोगों के साथ हुई। एक बड़े शर्मा के साथ जो कैजुअलिटी हुई, बड़े शर्मा वाले केस में हुआ क्या था कि जहानाबाद जेल ब्रेक हुआ, बिहार का सबसे बड़ा जेल ब्रेक कांड, और उसमें जहानाबाद जेल ब्रेक के समय में लोग कहते हैं कि नक्सलियों ने बिंदु सिंह, क्योंकि जहानाबाद जेल में थे कुछ दिन पहले, नक्सलियों के पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि बिंदु सिंह जहानाबाद जेल में है, तो उनको मारने के लिए ये जेल ब्रेक किया था। लेकिन इत्तेफाक से एक दिन पहले ही बिंदु सिंह को पटना भेज दिया गया था, और बिंदु सिंह तो नहीं मिले, अजय कानू जेल में थे, उनको छुड़ाने की कोशिश की गई, और हाथापाई में बड़े शर्मा की हत्या हो गई, जिस समय जब नक्सलियों को पता चला कि रणवीर सेना का एक कमांडर जेल में है। चुन्नू शर्मा का इनकाउंटर आता है और सुरेंद्र यादव का जब जिक्र आता है, तो एक और वाकया आता है बिहार की राजनीति में, बहुत बड़ा चेंजेस आता है, राजद का पतन। चूँकि वो राजद के ही विधायक थे, और उसके बाद ही देखा जाए तो बिहार में राजद का पतन शुरू हुआ। तो ये झारखंड विभाजन का कारण रहा, या कहीं ना कहीं रणवीर सेना का इसमें हाथ? देखिए, अगर इतिहास को थोड़ा सा खुरेदिएगा तो बिल्कुल बात सही है कि मुखिया जी का ये देन था कि लालू यादव की सरकार दोबारा नहीं आई। भारत में पहली बार ऐसा हुआ था कि एक राज्य में लगातार
बैक टू बैक 3 बार प्रेसिडेंट रूल लग गया और केंद्र सरकार ने उसके बाद बर्खास्त कर दी थी लालू जी की सरकार, क्योंकि मजबूरी ऐसी हो गई थी कि अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त जमाइका गए हुए थे। मोटेंगो बे में G15 का शिखर सम्मेलन हो रहा था। लालू जी पूरा कॉन्फिडेंट थे कि यहाँ है ही नहीं तो किसी कीमत पे हमारा सरकार गिरेगा नहीं, और मुखिया जी लग गए थे कि हम किसी हालत में अब बिहार में सरकार इसको रहने नहीं देंगे। तो जमाइका जाने की वजह से और इधर भारत में यहाँ 19-20 तारीख को, फरवरी का महीना था 1999 का, यहाँ शुरू हो गया था कि दिल्ली से लाहौर तक की बस यात्रा पहली बार पाकिस्तान मैत्री संबंध के हिसाब से कि शुरू की जाएगी। तो आधा पार्टी का केंद्रीय फोकस जो था लाहौर और दिल्ली वाले बस यात्रा पर था। खुद प्रधानमंत्री गए हुए थे जमाइका, वहाँ G15 का शिखर सम्मेलन चल रहा था। तो लालू यादव यहाँ कॉन्फिडेंट थे कि हमको तो कुछ होना नहीं है, लेकिन मुखिया जी ने लाल कृष्ण आडवाणी को फोन करके उस वक्त और कहा कि अगर बिहार में नहीं गिरी सरकार, प्रेसिडेंट रूल अगर नहीं लगा, तो फिर और भी घटनाएं घट सकती हैं और इसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार होगी कि आप अंकुश नहीं लगा रहे हैं ऐसे राज्य सरकार पे जिनसे राज्य संभल नहीं रहा है। तत्कालीन मीटिंग में थे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने, उस समय ट्रम्प कॉल होता था, कॉल करके वहाँ जमाइका में उनको इस बात की सूचना दी और वहाँ से ऑर्डर पास किया अटल बिहारी वाजपेयी ने कि मेरे आने का इंतजार नहीं कीजिए, अब गृह मंत्रालय आपके पास है, प्रेसिडेंट रूल बिहार में लगाइए और तुरंत बर्खास्त कीजिए वहाँ की सरकार को। जब इतना संरक्षण और सपोर्ट था रणवीर सेना को, तो फिर ब्लैक लिस्टेड कैसे हो गया? बिहार में ब्लैक लिस्ट किया था लालू यादव ने, तो तत्कालीन सरकार थी। अब जो सरकार ही आपके संगठन के अगेंस्ट है तो वो तो उस पर बैन लगा ही देगी। आखिर कहीं देखिए, कुछ भी हो, मानव अधिकार का उल्लंघन तो हुआ ही। उसमें वो बाथे का, हम आपको जो कहानी अभी बता रहे थे वो इसी पर आधारित थी कि बाथे का जो इंसिडेंट था वो हुआ इस तरीके से कि सोन के किनारे बसा हुआ गांव है बाथे। हमेशा इसका चर्चा आता है, जब भी बिहार का इतिहास का 90 का दशक का चर्चा होगा तो बाथे का नरसंहार जरूर उसमें गिना जाता है। आजाद भारत का में सबसे बड़ा नरसंहार माना जाता है बाथे को। तो बाथे नरसंहार के बारे में हम, जैसा आपको बताया कि पहले से इनपुट्स मिल रहे थे कि नक्सली उस गांव में शरण लिए हुए। कार्रवाई का डेट फाइनल हुआ था। लोगों को ये बात पता थी कि 300 से ऊपर नक्सली उस गांव में शरण लिए हुए हैं बाथे में। हर घर में किसी में नक्सली करते क्या थे कि अब मान लीजिए किसी गांव को जब टारगेट करना या अगल बगल कहीं घटनाएं करनी होती थी तो 3-4-5 गांव में हर जो भी उन दलित समुदाय का घर होता था उसमें किसी के यहाँ भतीजा बनकर, किसी के यहाँ जीजा बनके, किसी के यहाँ साला बनके, किसी के यहाँ कुटुंब बनके, समधी बनके वो लोग आ जाते थे। 4 दिन 5 दिन से रह रहे हैं उस गांव में, रहने लगते थे। अगल बगल के गांव में जहां मजदूरी करने बाकी उनके जिसके यहाँ रह रहे हैं वो लोग जाते थे, वो लोग साथ में इनको फोर्स करते थे कि हम लोग को साथ लेकर चलो। अब देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि ये लोग समर्थन ही करते होंगे होल हार्टेडली। कई जगहों से ऐसी बातें भी छन कर आई थी कि नक्सली उन पर दबाव बनाते थे कि अगर नहीं तुम हम लोगों को साथ रखोगे तो तुम्हारी बहन को उठा ले जाएंगे, तुम्हारी पत्नी के साथ गलत किया या तुम ही को मार देंगे। तो डरते भी थे ये लोग और डर से इनकी मजबूरी हो जाती थी कि भाई गरीब आदमी कहाँ से लड़ेगा, तो इन लोगों को संरक्षण देना पड़ता था। और ये लोग साथ में फिर उनके मालिकों के यहाँ जाते थे, वहाँ जाकर गांव की रेकी करते थे। अब इनको कहते थे कि कह देने के लिए कि हम अकेले था घर में, अब हम यहाँ आ जाते हैं दिन भर। तो बेचारा क्या करता, तो सोचे कि इसको भी लेते आते हैं, मजदूरी कर लेगा, कुछ पैसा भी हो जाएगा और हमारा भी काम आसान हो जाएगा। ये सब करके ये करते थे। हम जब मजदूर आते थे तो लोग पूछता था मालिक कि ई कौन है, तो उनका कहना होता था कि मालिक समझी अति भतीजा है, यार है 4 दिन से, तो सोच ली कि अकेले क्या करते ही ले ली कि तू तनी मजदूरी कर ली। ये तो मालिक को आप समझा दिए, लेकिन असली मोटिव उसके पीछे क्या था, गांव की रेकी करना, ये चेक करना कि उस घर में कितने लोग हैं जिनको मारना है या जिनके यहाँ अटैक करना है, कितने लोग मिलेंगे, कितने लोगों को किस तरीके से मारा जा सकता है, गांव का कौन सा जो पॉइंट है वहां पर निकाला जा सकता है, बड़ा स्पेस है। ये सारी रेखियां उसी तरीके से होते थे। तो इनपुट्स तो मिल रहे थे। जब रणवीर सेना की कार्रवाई होती है बाथे में, तो विडंबना देखिए कि ये लोग करते क्या है कि आपको सरकारी आंकड़ा 75 का मिलता है कि 75 से 77 लोग मारे गए,
लेकिन इन लोगों ने जो नक्सली मारे गए थे, नक्सलियों की लाशों को सोन नदी में फेंक दिया था। जो लाशें 2 दिन 3 दिन के बाद सोन में दूसरे किनारे पर मिलती हैं, क्योंकि अगर नक्सलियों की लाशें यहाँ पकड़ी जाती तो गांव को मुआवजा नहीं मिलता, तब तो हो जाता ना कि ये तो नक्सली यहाँ पर मारे गए। तो इन लोगों ने सोन नदी में बहा दिया था कई लाशों को। लोग गांव छोड़ छोड़ के, जो पुरुष थे वो भाग गए नक्सलियों और अपनी बीवी बच्चों को वहां छोड़ के। तो कार्रवाई होती है, गोली जब चलती है, अत्याधुनिक हथियार, जब ऑटोमेटिक राइफल्स फायर होते हैं, तो ये तो श्योर है कि आप आदमी नहीं देखता है कि कितनी गोलियां जो भ्रष्ट मोड पर चल रही हैं। और यही हुआ, उसमें कई बच्चे, बूढ़ी औरतें मारी गई बाछे नरसंहार में। लेकिन मर्दों की जो लाश थी, जो वहाँ संगठन के लोग थे, नक्सली संगठन, लोगों ने रातों रात आनन फानन में उसे सोन नदी में बहा दिया। जो लाशें 3 दिन 4 दिन के बाद ऊपर आई और दूसरे तट पर मिली, तो ये सब भी हुआ है। तो अब आप एक तरह से क्योंकि दिखाया जाएगा कि जितने लोगों का लिस्ट वहां पर अब लगाया गया कि इतने लोग मारे गए हैं गांव के, तो सिर्फ गांव के आपको दिखता है। लेकिन 300 से ऊपर हत्याएं हुई थी, जिसमें बाकी जो नक्सली थे उन लोगों को ये कर दिया गया। कुछ भाग निकले, जिसमें पुरुष जो थे उस गांव के, जो बहुत लोग कहते हैं कि गोली चलने लगी तो हम लोग भाग निकले। तो कैसा मर्द है, अपनी औरत और बच्चों को छोड़ के तुम भाग निकले? तो आपको भी समझ में आना चाहिए कि कोई अपनी औरत और बच्चों को नहीं छोड़ता है, अगर सही में मर्द है तो ये घटनाएं घटी। ऐसी कई घटनाएं, ये घटनाएं हैं जिसका जिक्र आपको इतिहास के पन्नों में मिलता है। तो बातें उनमें से एक है, और इसके पीछे का भी इतिहास अलग था। क्योंकि अगर करना रहता नरसंहार, तो रणवीर सेना के दस्ता, जो गांव प्योर रणवीर कैडर का गांव था, वो लोग अपने गांव के बगल में करते, अगर सिर्फ बेगुनाहों को मारना था तो। लेकिन ऐसा नहीं होता था। करने के लिए रूट मैप डिसाइड किया था कि किस गांव में इनपुट है, कहाँ की बातें सही है। उसके लिए भी एक स्पाई नियुक्त किया जाता था कि आप भी जाइए गांव के निरीक्षण के लिए। कोई वहाँ बिंदी बेचने वाला बनकर जाता था, कोई डाकमैन बन के जाता था, कोई कुछ, और जाके वहाँ पता करता था कि कितनी जो इनपुट मिल रहा है वो बात सच है नहीं है। तो इतने संगठित वे में, जैसे कि आपने पहले भी बताया, गोरिल्ला वाला जो थे, वॉरफेयर बता रहे थे कि आर्मी वाले सपोर्ट करते थे जो आर्मी में थे। भारत की पहली सबसे ज्यादा वेतन पाने वाली ये प्राइवेट मिलिटिया वाली, कैसे इतना इनके पास सोर्सेज आए और इतने हायर काइंड ऑफ। देखिए, इसलिए ये सबसे संगठनात्मक और सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाली संगठन बन पाई, क्योंकि इसमें पढ़े लिखे लोगों की भी तादाद अच्छे थे। अखिल भारतीय रणवीर किसान महासंघ को किसानों के हित के लिए, आंदोलन के लिए, इसके लिए तैयार किया गया था। लेकिन एक जत्था और बना जो आर्म्ड मिलिटिया था। वो लोग पढ़े लिखे लोग थे, जिन लोगों ने पढ़ाई लिखाई को संभाला, जिन लोगों ने आंदोलन को कागज के थ्रू लड़ना जिसको सही समझा। उसी में एक बागी ग्रुप भी बन गया। हर जगह 2 तरह के, आपके स्वतंत्रता वाले आंदोलन में एक नरम दल, एक गरम दल तैयार हो गया था। एक था जो इसमें विश्वास रखता था हिंसा में, एक था जो नहीं रखता था। तो इसी तरीके से इस संगठन में भी एक तबका था जो विश्वास रखता था कि हम आंदोलन से, सत्याग्रह से हाथ जोड़कर नाटक नुक्कड़ पर करके, आप बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जिसमें रणवीर सेना का ये अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन का या रणवीर महासंघ का नाटक और नुक्कड़ का प्रोग्राम होता है। वहाँ लोग ये करते हैं, क्या कहते हैं, पब्लिक अवेयरनेस का काम करते थे, लोगों को समझाने का कि कैसे हम लोग इन सब चीज़ से बचें। और एक जो बागी जत्था जो बना, जिसने कहा कि नहीं, हम आर्म्स उठाएंगे, अब हाथ जोड़कर काम नहीं चलेगा, उन लोगों ने हथियार उठाया और उन लोगों ने अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू किया। जैसे 80-90 के दशक का लहूलुहान बिहार जो था, वो 90 का दशक समाप्त होते होते उभर गया। मतलब इस चीज़ से इतने कम समय में रणवीर सेना इतनी सक्रिय होकर और नेशनली, इंटरनेशनली अपने आप को स्थापित किया, ये कैसे संभव हो पाया? फिर भी मतलब सारे लोगों का सपोर्ट रहा, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत कम समय में ये चीज़। हाँ, बिल्कुल, बहुत कम, ज़्यादा समय नहीं। आप सोच सकते हैं 94 में संगठन बनी, 2002 में शायद 2-3 मुखिया जी की अरेस्टिंग हुई, संगठन बैठ गया। क्योंकि मुखिया का आदेश था कि जब तक हम नहीं कहेंगे पानी नाक से ऊपर नहीं जाएगा, इस हथियार बंद दस्ते को दोबारा एक्टिवेट नहीं किया जाए। क्योंकि हथियार उठता है तो विध्वंस लेकर आता है, इसमें कोई शक नहीं है। मुखिया जी का ही कहा हुआ है कि जब भी शस्त्र उठेगा उससे सिर्फ विध्वंस ही हो सकता है,
वो कभी भी सार्थक चीज के लिए नहीं उठेगा, उससे पीस नहीं आप एक बार में लेके आइएगा। तो हथियार तभी उठे जब पानी नाक से ऊपर चला जाए, और यही चीज हुआ। मुखिया जी ने कहा कि जब उनकी अरेस्टिंग हो गई, मुखिया जी ने संगठन को सख्त निर्देश दिया कि अब हथियार की आवश्यकता नहीं है, बिहार को हथियार को रखवा दिया जाए किसी आपातकालीन स्थिति के लिए, और जब तक मेरा दूसरा लेटर नहीं आता है तब तक संगठन को एक्टिव तो नहीं क्या किया ये मियाँपुर के नरसंहार के बाद हुआ या? मियाँपुर के नरसंहार के बाद मुखिया जी सरेंडर किए थे। मियाँपुर अंतिम नरसंहार था, उसको बैलेंस ऑफ टेरर कहते हैं। अच्छा। इसके बाद दोबारा कभी कोई नरसंहार नहीं हुआ, वो स्थिति ही बिहार में उत्पन्न नहीं हुई। तो जैसा हमने आपको बताया कि मियाँपुर नरसंहार के पहले रामविलास पासवान आकर मिले थे दिल्ली में मुखिया जी से। उन्होंने पासवानों से यहाँ अनुरोध किया कि आप बेकार में इस लड़ाई में लड़ रहे हैं, जो आपकी लड़ाई नहीं है। और वहां से नक्सल मूवमेंट थोड़ा कमजोर होना शुरू हुआ। जो भी लोग मुखिया जी के पक्षधर थे, उन लोगों ने अपने अपने जातियों को या अपने अपने लोगों को, अपने अपने समर्थकों को से अपील की कि आप लोग पीछे हट जाइए। अब उसके बाद भी नरसंहारें रुक नहीं रही थी, जगह जगह पर नक्सली एक्टिवेटेड थे। मुखिया जी ने मतलब एक डिस्कशन, प्राइवेट डिस्कशन में इस बात को रखा कि आखिर ये लोग लड़ कैसे रहे हैं। 42 नरसंहार हो गया, 43 नरसंहार, इतने लोगों को का खात्मा हुआ, लेकिन फिर भी इनका मनोबल नहीं टूट रहा है। जो व्यक्ति सुबह कमाएगा दिन भर खेत में, तब जाकर शाम में उसके यहाँ चूल्हा जलेगा, एक वक्त का उसको रोटी नसीब होता है, वो व्यक्ति आखिर हथियार उठा कैसे पा रहा है, लड़ कैसे ले रहा है। ठीक है, हम तो जमींदार हैं, मान लीजिए हमारे पास अनाज है, हमारे पास खेत है, हमारे लोग नौकरी कर रहे हैं। उस समय तो इन लोग एक तबका उतना एडवांस भी नहीं था, तो आखिर कैसे ये लड़ने का इनको क्षमता मिल रहा है। तो अब आप भी जान रहे हैं कि कोई दलित, महादलित और खेत में काम करने वाला सिर्फ मजदूर तो लड़ नहीं रहा था। इसमें और भी जो बैकवर्ड संगठन थे, जो पहले से जातीय संगठन लगे हुए थे, चल रहे थे, लोरिक सेना, भूमि सेना, इन लोगों ने भी समर्थन किया था उसको। तो ये लोग भी तो उसी ऑर्गेनाइजेशन में थे। अब यहां से क्या होता है कि जब मुखिया जी ने कहा कि लिस्ट निकाली है कि देखिए हत्या किसी चीज का निवारण नहीं है, और कितना हत्या करेंगे। ऐसे तो हम पूरा आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, एक कहावत है अंग्रेजी में कि आंख के बदले आंख अगर हम शुरू करें तो पूरा दुनिया अंधा हो जाएगा। हम कितने लोगों की आप हत्या करेंगे, कई बेगुनाह मारे जाएंगे उसमें। मुखिया जी ने बातें में ही कहा था कि उस घोंसले को ही खत्म कर दो जहां चिड़िया आकर बसती है। न घोंसला रहेगा ना चिड़िया आकर वहां पनाह लेगी। और ये एक एग्जाम्पल बातें में सेट किया गया कि कोई अब नक्सलियों को अपने आप पनाह नहीं देगा। इतना एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कीजिए, इतना बर्बरता दिखना चाहिए लोगों, मतलब जो गरम दल था उसने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया कि उसने कहा कि अब न कोई नक्सलियों को पनाह देगा, न नक्सली आएंगे उसके घर में, न घर रहेगा, न घर में पनाह लेंगे। और अगर नक्सली पनाह लेने की कोशिश करेंगे तो एक इतना विभत्स, एक ऐसा एग्जाम्पल हो कि लोग डरेंगे कि नहीं भाई आप हमारे घर में मत आइए, नहीं तो आप आके हमारे यहाँ रह के जाइएगा, हम पूरे गांव मारे जाएंगे, साफ हो जाएंगे। तो इस वजह से अब लोगों ने अपने अपने घरों में पनाह देना बंद कर दिया। और ये बहुत बड़ा सफल अभियान एक तरह से। ठीक है, नरसंहार हुआ, बहुत बड़ा कैजुअलिटी था, लेकिन इसका ये नरसंहार और कई सालों तक चलता है। ये आप इसको पॉजिटिव वे में अगर देखिएगा तो इस नरसंहार के बाद इंटेंसिटी कम हो गई। अंतिम इस बात है, नारायणपुर, शंकर बिगहा, ये जो नरसंहार हुआ जो लगातार, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट रूल लगा भारत में, ये प्रेसिडेंट रूल ने राजद की सरकार को गिराया, सो दोबारा वापस ये नहीं आता है। लालू यादव और मुखिया जी का कुछ एक ऐसा तीखा नोकझोंक हुआ जिसके बारे में लोग कहते हैं कि जहां मुखिया जी को एक तरह से चैलेंज लगा कि लालू यादव ने किया कि आप हमारा कुछ नहीं कर सकते, और उसके बाद मियाँपुर चयनित हुआ क्योंकि लालू यादव की सरकार थी और यदुवंशियों का गांव था। मियाँपुर का जब डिटेल निकाला गया कि यहाँ कितने नक्सली, तो अधिकतर कमांडर्स वहाँ से जुड़े हुए थे मियाँपुर से। मियाँपुर में, और जो लिस्ट मुखिया जी ने मंगवाई उसमें सारे बैकवर्ड, जो समृद्ध बैकवर्ड्स है। तब इन लोगों ने कहा कि वही तो हम कहें कि आखिर ये लड़ कैसे रहा, जिसके पास खाने के लिए नहीं वो हथियार कहाँ से उठाएगा। लड़वा तो ये लोग रहे हैं। और सही बात है कि कमांडर बच जाता है, लड़ता जाता तो सैनिक है, सिपाही है। इन्होंने कहा कि अब हम नीति बदलते हैं, कमांडर्स को टारगेट करें। मियाँपुर अंतिम नरसंहार हुआ, जब यदुवंशियों का नरसंहार हुआ तो सरकार के अगेंस्ट हो गए यदुवंशी कि जो सरकार हमारे नाम पर चल रही है वो हमारा ही अगर सुरक्षा नहीं कर पा रही है
तो हम इस सरकार को क्यों, एक आंदोलन टाइप शुरू हुआ, मियाँपुर में राबड़ी देवी आई, लेकिन वहाँ यदुवंशियों ने एक तरफा नकार दिया कि नहीं, हम लोग आपके वजह से इतने लोग मारे गए, हर जगह आंदोलन शुरू हुआ, अंतिम था, उसके बाद मनोबल टूट गया, उसके बाद लोगों का मनोबल टूटा, और वहाँ से मुखिया जी का अनुमान जो था वो सही निकला, या जो जिन लोगों ने जो पोर्टफोलियो बनाया था, जो ब्लूप्रिंट बनाया था उस गांव का, उनका एनालिसिस एकदम सटीक था कि कमर पर वार कीजिए, उठने लायक नहीं रहेंगे, और वहां से खत्म हो गई। एक भ्रम आपने लोगों का भी तोड़ा। अभी तक हमें नहीं लगता है कि ये सोशलाइज ये चीज़ हुई थी कि रणवीर सेना जो है अभी तक नक्सली का ये इंटरनली जान रहे हैं, या जो उन पे शोध किए हैं वो जान रहे हैं, लेकिन अभी भी वो एक कुछ जाति हैं जो अभी भी मानते हैं कि वो उनके विरोधी थे। अगर वो विरोधी होते तो 2002 के बाद भी ये रणवीर सेना सक्रिय होती और चलता, और क्योंकि इसके पास फंडिंग की, अब लोग तो एक्टिव थे सारे, अब लगभग मुखिया जी के वजह से अधिकतर इस समाज के लोग अब नेता मंत्री और कैबिनेट में थे, तो इनको फंडिंग नहीं अब कम होने वाली थी, लेकिन मुखिया जी ने इसको रोक दिया। उन्होंने जेल सरेंडर करने से पहले ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दिया कि तब तक नहीं इसको एक्टिव किया जाएगा जब तक पानी नाक से ऊपर नहीं बह जाए। माँ बहनों की सुरक्षा के लिए हमने हथियार उठाया था, और ये हथियार अब तभी उठेगा जब दोबारा से ऐसा कुछ कृत्य बिहार में होता है जिसमें हमारी माँ बहन, कहीं बच्चे, या फिर जो हमारे घर की इज्जत है वो टारगेट ना हो तब तक। और वो उसको सख्ती से माना भी गया, संगठन ने दोबारा हथियार नहीं उठाया, सारे हथियारों को रख दिया गया, और ग्राम कमेटी जितनी भी थी उन सभी को एक लेटर इशू कर दिया गया कि कोर कमेटी का फैसला होगा, जब कोर, जो मेन 5 लोगों की कमेटी कोर कमेटी होती है, वो जब तक आदेश नहीं देगी कोई ग्राम कमेटी को, तब तक कोई भी ग्राम कमेटी हथियार नहीं देगी किसी भी। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल आ रहा है मन में, जैसे कि आपने लालू यादव का बताया कि बहुत ही मतलब मनभेद रहा मुखिया जी से, लेकिन उन्होंने हमेशा ही मुखिया जी को मुखिया जी ही कह के संबोधित किया। मुखिया से मुखिया जी तक का सफ़र उनका जो रहा वो तो हम आपसे जानना चाहेंगे ही। लालू यादव का इतना कुछ मनभेद होने के बाद भी मुखिया जी के प्रति ये जो सम्मान बना रहा। हाँ देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़। आज हमने आपको शुरुआत में एक चीज़ बताई थी कि जब जो नए लड़के हैं, जो जेनजीज हैं, जो सिर्फ सुनकर किसी का बात पर और लोग को गाली गलौज करने लगते हैं, ये जो सिस्टम है, जो नए लड़के नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत बड़ी सीख है कि आप मुखिया जी को अनाप शनाप करके, कई बार आप पोस्ट देखिएगा, आप गाली देते हैं जबकि आप कुछ भी नहीं है, ना उनके सामने है, ना आपका अस्तित्व कुछ दुनिया में है, लेकिन आपके सुप्रीमो जिनको आप भगवान मानते हैं, लालू यादव एक खास तबके के लिए भगवान तो है, इसमें कोई शक नहीं है। इस व्यक्ति ने वो कर दिखाया है उस तबके के लिए जो शायद कई पीढ़ियों तक कोई दूसरा नहीं करता। आवाज़ तो दी ही, हिम्मत दिया, ठीक है। अब कभी कभी होता है कि जब ज़्यादा कोई चीज़ बढ़ जाता है तो अति सर्वत्र वर्जित है, ये हमारा शास्त्र कहता है, लेकिन लालू यादव को, जिनको आप भगवान कहते हैं, उस भगवान ने भी कभी मुखिया जी को मुखिया जी से मुखिया नहीं कहा। लालू यादव बहुत रिस्पेक्ट करते थे इनकी, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, उनके साथ मजबूरी हो गई थी, लालू जी के साथ मजबूरी ये हो गई कि शुरुआत में तो उन्होंने जिस जातीय उन्माद की वजह से जातीय द्वेष की राजनीति शुरू की, लेकिन ये बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति में नक्सली संगठन अपने आप को, जैसे लालू यादव सीएम, तो ये अपने आप को उप मुख्यमंत्री मानना शुरू कर दिया। इन लोगों को तो लगने लगा कि सरकार ही हमारी है तो हम पर कार्रवाई होगी नहीं। लालू जी के साथ मजबूरी हो गई कि क्योंकि दलित महादलितों के लिए ही कहीं सबसे ज़्यादा उनको वोट है, तो ये वोट, अगर ये पुलिसिया कार्रवाई होती है अगर इनके ऊपर, तो लालू जी का वोट बैंक गड़बड़ाएगा, क्योंकि लोग जैसे ही पुलिस आपके ऊपर दबिश करती है, आप पर अटैक करती है, आपके ऊपर सख्ती करती है, तो सरकार से सवाल करेंगे। क्या पुलिस कोई कार्रवाई करती है जिसमें लोग मारे जाते हैं तो सरकार से सवाल होगी। तो लालू जी जानते थे कि फिर तो हमारा वोट बैंक गड़बड़ाएगा, इन्हीं लोग के बदौलत, इन्हीं लोग की पार्टी का नाम ही है कि राजद है ही दलित महादलितों की पार्टी, मुसलमानों की पार्टी, एकमात्र पार्टी थी उस वक्त। तो लालू जी ने मुनासिब नहीं समझा कि इसको पुलिस को इसमें एक्टिव होने दें। उन्होंने रणवीर सेना, जब देखिए, जब आदमी आप बढ़ा रहे हैं किसी को ना, तो वो बढ़ता तो है। एक समय आया कि लालू जी ने नक्सलियों को समर्थन किया शुरुआत में, लेकिन एक समय ऐसा आया कि लालू जी के नियंत्रण से वो बाहर हो गए। वो इतने मजबूत होने लगे, इतने मजबूत हो गए कि अब लालू जी की बातें सुनना उन्होंने बंद कर दिया। पहले लालू जी का एक आह्वान काफ़ी होता था, लोग उनके बातों को सराखों पढ़ लेते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ने लगा, लालू जी की बातों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया नक्सलियों ने।
तब लालू जी ने रणवीर सेना को भी समर्थन किया। ये फैक्ट है कि रणवीर सेना को लालू जी का भी समर्थन मिला शुरुआत में, जब उनको लगा कि अब नियंत्रण से बाहर हो गया, क्योंकि पुलिस को इन्वॉल्व कर नहीं सकते थे, मजबूरी हो गई लालू जी के साथ कि अब अगर इसको कंट्रोल करना है तो हमको रणवीर को भी उतना ही मजबूत बनाना होगा। ये रणवीर सेना नाम भी तो उन्हीं का दिया हुआ था, तो इतना मजबूत करना होगा ताकि पुलिस के बजाय भी कंट्रोल कर लें। और आप देखेंगे कि आज तक इतने राज्य हैं जिसमें नक्सली पीड़ित राज्य हैं, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, दंतेवाड़ा, सुकमा, कितना वहाँ रीजन है, महाराष्ट्र का कई रीजन उस समय था, साउथ का था, आज तक कहीं से नक्सली पूर्ण रूप से सफाया हो पाया? एक्टिविटीज होते रहती हैं। आज भी आप देखिए सुकमा में, दंतेवाड़ा में, अभी हिडिंबा का जो ये एनकाउंटर हुआ, हिडिंबा ने 150 से ऊपर सीआरपीएफ के जवानों की हत्या की। लेकिन आप सोचिए कि आज भी वैसे नक्सली, और हिडिंबा को वहां का सबसे पावरफुल माना जाता था, गुरिल्ला वॉरफेयर में हिडिंबा सबसे ज्यादा निपुण माना जाता था। सोचिए कि आप मिलिट्री की ट्रेनिंग कैसी होती है, और अगर मिलिट्री के जवानों को भी अगर जो एम्बुश कर रहा है वो कितना ट्रेंड होगा। और बहुत कम उम्र में, 23-24 साल, बहुत कम उम्र का था हिडिंबा, और सिरदर्द बन गया पूरे पैरामिलिट्रीज के लिए। तो वैसे समय में आप सोचिए कि जो दूसरा कोई राज्य नहीं कर पाया वो बिहार ने कर दिखाया, तो सरकार ने कहीं ना कहीं समर्थन किया। हाँ ठीक है, सरकार अब पूर्ण रूप से समर्थन नहीं कर सकती थी, तो इसलिए मुखिया जी के प्रति आदर लालू यादव का हमेशा से बना था। कई बार मुखिया जी को डिफेंड भी किया है लालू यादव ने। ये अंदरूनी बात है, लेकिन हम आपके चैनल पे इसलिए कह रहे हैं कि लोग ये बात नहीं समझते हैं, लेकिन लालू यादव ने उस समय के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से मुखिया जी की कई बार मदद की है। मुखिया जी हमेशा खिलाफ रहे, जबकि क्योंकि उनके नजर में राजद एक ऐसी पार्टी थी जिसने जातीय उन्माद में बिहार को झोंक दिया, लेकिन क्योंकि मजबूरी था लालू यादव का, तो वो कई बार इनडायरेक्टली डायरेक्टली मदद किए हैं, उन्होंने किया है। इसमें उसको नकारा नहीं जा सकता। हम लोग एक्सेप्ट करें नहीं करें अलग चीज़ है, लेकिन ये बात है कि हाँ, मुखिया जी को समर्थन मिला है लालू यादव। आज तमाम आपके माध्यम से ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के बारे में जो भ्रम था लोगों के पास और तमाम तरह की जानकारियां नहीं थी, आज पहली बार हमें ऐसा लग रहा है कि बिहार में इस पे खुल के चर्चा हुई है, बातचीत हुई है। लेकिन मुखिया जी को देखा जाए अगर आपके दृष्टिकोण से, तो आज एक संदेश क्या देना चाहेंगे समाज को, बिहार को? कैसे थे मुखिया जी, कौन थे मुखिया जी? मुखिया सही मायने में कहें तो एक अवतारी पुरुष का परिकल्पना जैसा कर सकती हैं, वैसे थे मुखिया। क्योंकि 2 इंसिडेंट हम आपसे शेयर करेंगे। काब एक गांव है, निसरपुरा, पालीगंज की तरफ जाइएगा आप, अगर इधर से नौबतपुर के बाद पालीगंज आए काब, वहाँ पर संगठन का कुछ मीटिंग हो रहा था, मुखिया जी गए हुए थे। मतलब उस व्यक्ति का त्याग और समर्पण का आप अगर अनुमान लगा सकती हैं, तो सोचिएगा कि काब में जब मीटिंग खत्म हुई, उन्होंने कोशिश किया लोगों को कन्विंस करने का, लोग कन्विंस हुए, मुखिया जी के साथ आने को तैयार हुए। उन्होंने कहा कि हाँ, हम अपना पूरा योगदान देंगे नक्सली आंदोलन में। तो एक छोटा सा, मतलब जो वहाँ मीटिंग ऑर्गेनाइज करा रहे थे, उनका एक छोटा सा बच्चा साथ में था, तो वो अपने नाती मतलब उनका था, लेकर आए हुए थे मुखिया। तो मुखिया जी आए, तो उस समय मुखिया जी की चर्चाएं मध्य बिहार में सबसे ज्यादा, हर घर में। हमको लगता है कि हम लोग भी बचपन से बड़े हुए हैं मुखिया जी का नाम सुनते हुए। जब पहली बार जब हम मुखिया जी को देखे भी, तो हम लोग नहीं पहचान पाए कि हम लोग क्या लगा, नहीं गिरफ्तारी के उसके पहले, मतलब हमारे यहाँ भी रहते थे गाँव, मतलब हमारे ममहर में, चाहे वहाँ आना जाना तो उनका हर गाँव में रहता था, जो भी किसान समृद्ध गाँव था। तो मुखिया जी जब आते थे, तो पहली बार जब हम लोग देखा, तो हम लोग लगा कि कोई पंडित जी हैं, एक झोला लिए रहते थे, जो ब्राह्मण लोग झोला रखते हैं ना, उसमें लोटनी वोटनी किताब विताब सब, तो वैसा ही मुखिया जी का अपीयरेंस था। तो हम लोग पहले नहीं पहचान पाए। जब मुखिया जी वहां से चले गए, तब हमारे मामा जी ने कहा कि ये मुखिया जी, मतलब वो अपनी माँ से, मतलब मेरी नानी से बात कर रहे थे, तब हम लोग पता चला कि बताइए मुखिया जी। और इतना बढ़िया भागवत का पाठ कर रहे थे बैठ के रूम में, और 2-4 दिन रहते भी थे वहां। तो कर तब हम लोग सोचते थे कोई ब्राह्मण आए हुए हैं, उतना दिन तक तो हम लोग यही सोच रहे थे। जब चले गए, तब लोग आपस में बात करते, हमको पता चला कि बताइए कितना प्रकांड विद्वान है। उनका उच्चारण था संस्कृत का कि उसका आप ये नहीं कर सकते हैं, उसका कोई हाथ उनका नहीं पकड़ सकता। तो काब गए हुए थे, तो वहाँ एक व्यक्ति थे जो अपने नाती को लेकर आए मुखिया जी के पास, जाने लगे तो कि पैर छू लो बेटा। तो मुखिया जी बड़े प्यार से कहे कि क्या, तो बोले कि जी नाती है हमारा। तो बोले नाती है, तो हाँ। तो पूछे कि क्या नाम है बाबू? तो जो भी नाम था बोला कि जी इनाम है। तो बोले बहुत बढ़िया पढ़ाई करा है।
तो बोला कि अभी हम यूकेजी में हैं, यूकेजी में। तो बोला कि बहुत बढ़िया। तो बोले कि बड़ा हो के क्या बनना है? तो उस बच्चे ने कहा कि मुखिया जी बनना है। तो अब बच्चा भी नहीं जाना था कि मुखिया जी कौन है। तो उन्होंने बोला कि मुखिया बनना है, मुखिया जी बनना है। तो हाँ। तो पूछे कि काहे बेटा, कौन है मुखिया जी? तो बोला कि मुखिया जी हमारे भगवान हैं हम लोग के। तो 2 मिनट के लिए मुखिया जी उसको गोद में उठा, बोले कि उसके नाना जी जो थे उनको बोले कि क्या बच्चों लोग को सिखा रहा है? तो बोले हम जीना सीखे लिए, तो गांव का जो परिप्रेक्ष्य है उसमें जो लोग बात करता है उससे सीखा। तो उसको बोले उस बच्चे को उठाकर गोद में कि बेटा आईएएस बनना, आईपीएस बनना, सीओ बनो, बीडीओ बनो, मुखिया कभी मत बनना। मुखिया जी मुखिया इसीलिए बने कि आप लोग आईएएस और आईपीएस बन सके, दूसरा मुखिया बिहार में पैदा नहीं होना चाहिए, ये आप लोग को सिखाइए इस बच्चे को। वहां से हम लोग ये बात सोचते हैं कि सोचिए मुखिया खुद नहीं चाहते थे, उनको लगा कि हमने जो काम किया दूसरा किसी बच्चे को ऐसा काम नहीं करना पड़े, इसलिए उन्होंने कहा कि बेटा हम मुखिया हमको इसलिए बनना पड़ा ताकि तुम आगे बढ़कर आईएएस और आईपीएस बन सको, दोबारा कोई मुखिया बिहार में पैदा नहीं होना चाहिए। तो वो मुखिया, मतलब आप उस दृष्टि से मुखिया जी को देखिए, आप उस दृष्टि से देखिए कि वो मुखिया जिसने, वो व्यक्ति जिसने अपना घर 60 साल की उम्र में छोड़ा और मरते समय तक वो व्यक्ति अपने घर नहीं गया, समाज के घर, कभी आपके घर, कभी उसके घर, कभी उसके घर, एक भिखारी की तरह 2 रोटी आप दे दिए। जो 100 बीघा का जमींदार था, आपको पता है 22 साल निर्विरोध मुखिया का, उस समय मुखिया विधायक से ज्यादा पावरफुल होता जिस समय वो मुखिया था। और सोचिए कि उस समय के उस मुखिया को घर छोड़ने की क्या आवश्यकता थी? उसके पास 100 बीघा जमीन था, बहुत आराम से खेती कर सकते थे, उनको उनके यहाँ सक्षम थे अपने हथियार से लेकर के हर चीज से, उनके यहाँ कोई उनके खेत में झंडा आज तक नहीं गाड़ा गया था। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने समाज के लिए इतना बड़ा त्याग किया कि मारा भी गया तो जैन कॉलेज आ रहा पे खोपीरा नहीं, खोपीरा उनका गांव था। सोचिए उनका त्याग इस तरीके का था कि मुखिया जी जब, क्योंकि 42 नरसंहारों के अभियुक्त रहे, उतना लोगों का हत्या का उनके ऊपर मामला था, उतने साल तक जेल में रहा उन्होंने, इस समाज के लिए जेल काटा, उस उम्र में काटा। सोचिए, एक तो अब जवानी में काटते हैं तो जेल नहीं जेल जैसा लगता है, आप सोचिए कि 60 और 70 साल की उम्र में आदमी जब जेल जाएगा, जिसको पता नहीं है कि अब कब निकलेंगे, वो समाज का परित्याग ही है ना समाज के लिए। वो व्यक्ति जब देखने लगा कि मेरे वजह से मेरा परिवार अफेक्टेड हो रहा है, मेरे वजह से मेरा परिवार बार बार कुर्की का, भाई जो कानूनी प्रक्रिया उससे तो आपको गुजरना है, बार बार कुर्की हो रहा है, रोज दरवाजे और किवाड़ी उखाड़े जा रहे हैं, वो मुखिया उतना समृद्ध परिवार का व्यक्ति, क्या जरूरत है उसको ये सब करवाने की, क्या जरूरत थी उनको? लेकिन फिर भी पीड़ित ये करने की, मेरे वजह से मेरा, उनके 2-4 भाई थे जो पटीदार भी परेशान हो रहे हैं, रोज पुलिस घेर रही है, ये छापामारी कर रही है, और पुलिस का रवैया जानते ही हैं आपको, औरतें हों या बच्चे हों किस तरीके से व्यवहार करती। मुखिया जी ने अपना बंटवारा करके अपने हिस्से में गौशाला ले लिया। उन्होंने कहा कि मेरे वजह से आप लोग प्रताड़ित ना हो, अपने हिस्से में गौशाला ले लिया कि हमको गौशाला दे दिया, ना उसमें केवाड़ी और खिड़की लाया, ना उखाड़ेंगे पुलिस वाले। वो अपने घर में हिस्सा में अपना गौशाला लेकर चले गए, उन्होंने अपना घर में हिस्सेदारी नहीं ली। वो थे मुखिया, उनका त्याग। सोचिए कि वो व्यक्ति 10-10 रुपया अगर संगठन का अगर आया है तो उस 10 रुपया से अपने परिवार वालों को देने के लिए नहीं, वो अपने एक टाइम नहीं खाते थे कि बहुत मुश्किल से समाज बहुत मुश्किल से अपना पॉकेट से निकाल के दिया है, इससे समाज के काम में इसको लगना चाहिए। और तब जब लोग अगर उनके बात को नहीं समझते, हम लोगों के लिए तो बहुत बड़े चीज़ थे मुखिया। तो ऐसा व्यक्ति होना, अगर वो चाहते तो नेता बना सकते हो, नेता बन नहीं सकते थे। लेकिन मुखिया जी के अंदर, हाँ, एक बार जेल से उन्होंने इलेक्शन लड़कर ये दिखाने की कोशिश की थी सरकार को कि जेल में अगर मुखिया है तब भी उसके चाहने वाले कम नहीं हुए। 1,92,000 वोट करीब उनको आया था, बिना एक भी, जेल में है, निकले भी नहीं कैंपेनिंग के लिए। तो उन्होंने दिखा दिया कि हम अंदर हैं फिर भी मेरे लोग अभी जिंदा है। इसलिए आप ये मत सोचिएगा सरकार को कि आप उनके ऊपर किस तरीके का जुल्म कर सकते हैं या मुखिया की विचारधारा खत्म हो गई। तो हम लोग उस हिसाब से मुखिया को देखते हैं। आप जो बताए वाकई देह जो सिहरना कहते हैं कि दोबारा कोई बिहार में मुखिया ना पैदा हो। इसलिए हम तुम्हारी लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि दोबारा कोई और मुखिया किसी को नहीं बनना। और कहीं ना कहीं ये बिहारियों ने बिसरा दिया कि हमें जो ये बिहार मिला है हमने तो वो चीज़ नहीं देखी। और एक बहुत बड़ी बात कही कि हर राज्य जो नक्सलवाद से प्रभावित रहा कहीं ना कहीं आज भी ग्रसित है उस चीज़ से, और हम बिहारी इस चीज़ से कम मुक्त हुए। हाँ, आज हम कम से कम वो चीज़ नहीं देख रहे ना, वो मंजर कैसा होता होगा। सोचिए जब बेलाउर में जब नाकाबंदी हुई होगी
और लोग इस डर से सहम रहे होंगे कि फिर से अब 7 साल 8 साल हमारा गांव नाकाबंदी रहेगा, लोगों की आर्थिक स्थिति से एकदम टूट जाएगा। किसानों के पास चप्पल नहीं होता था, पता है। इनफैक्ट मुखिया जी के घर में का हम बात बता रहे हैं कि चप्पल नहीं होने की वजह से उनके पोते जबरदस्ती मांग कर रहे थे कि हमको नया चप्पल चाहिए, तो पीट दिया गया था। कहाँ से लाता किसान, जिसके यहाँ 7 साल से नाकाबंदी या फिर नहीं अनाज ही नहीं हुआ, कहाँ से लाएगा? हर जगह झंडा गाड़ा हुआ है। ये स्थिति हो गया था। मुखिया जी का अंतिम सफर बहुत भयावह रहा है। मतलब इस समाज ने अंत में मुखिया जी को छोड़ दिया। जब मुखिया जी सरेंडर कर दिया और लोग, देखिए समाज एक ऐसा समाज है, वो मुखिया का त्याग हम आपको इसलिए कह रहे हैं समझने के लिए कि आदमी ये जानते हुए कि जैसे ही हमसे काम निकल जाएगा, समाज जो है विकल्प खोजता है। आपका काम खत्म हुआ, दूध में से जैसे मक्खी निकाल के फेंका जाता है, समाज वैसे करके अपने मुख्य धारा से जुड़ जाएगी, वो अपना काम में लग जाएगा। पूछने भी नहीं आएगा कि जितने लोगों ने कुर्बानियां दी, जिन लोगों ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया समाज के लिए, अब उनको हमारी जरूरत है कि नहीं है। बिंदु सिंह एक वैसे उन लोगों में से आते हैं जिनका पूरा परिवार मारा गया इसी समाज के लिए। उनकी अपनी अकेली लड़ाई नहीं थी, लेकिन उनके जेल जाने के बाद समाज ने उन्हें उनके ये भी पूछने नहीं गया कि अब बिंदु बाबू आपकी पत्नी कैसे रह रही होंगी। आप जान रहे हैं कि जो आदमी 35 साल से जेल में है, उसके एक एक घर का हर एक व्यक्ति मार दिया गया हो, जो भी अर्निंग मेंबर हो, जो जेंट्स मेंबर हो, और सिर्फ औरतें 2 भी और एक बहन मार दी गई हो। एक ही रात में बेटा मार दिया गया, बहन मार दिए गई, बहनोई मार दिए गए, बाप मार दिया गया, बड़ा भाई मार दिया गया एक ही रात में, जिसका पूरा दुनिया उजड़ गया हो। जो और अपने आदमी जेल में हो, कैसे अपने आप को हेल्पलेस महसूस करता होगा, जो इतना दबंग थी, जिसके नाम से नक्सली कांप जाते थे बिंदु सिंह के। किस फेज से गुजर रहा होगा उस समय, जिस समय उसको जेल में खबर गया होगा कि आपका पूरा परिवार आज रात में, कल सवेरे रात में ही खत्म कर दिया गया। अब भाई का गला काट के और टांग दिया गया पेड़ के ऊपर, ये दिखाने के लिए कि गांव दूसरा कोई बिंदु सिंह और फेगन सिंह ना बने। कितना समाज ये बलिदान दिया है इस बिहार को ट्रैक पर लाने के लिए। अगर इसके बारे में अगर युवाओं को पता होता ना, तो आज कोई गलत कमेंट या किसी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलता। जो मुखिया जी बोलता है कि नाली में मार के फेंक दिया गया, उस मुखिया के परित्याग के बारे में आप नहीं जानते। अंत समय में मुखिया जी के पास ठंड के समय में कपड़ा नहीं हुआ करता था, मतलब गर्म कपड़ा नहीं था, और लोग कोई पूछने नहीं आता था कि मुखिया जी किस हालत में। कभी भागलपुर भेज दिया है, कभी बक्सर भेज दिया है। सोचिए उस उम्र में, 80 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में कोई व्यक्ति कभी इस जेल में कभी उस जेल में ट्रांसफर हो रहा है, और किसके लिए लड़ रहा था वो? हमारे लिए, आपके लिए। और वही समाज छोड़ दिया कि कहीं मुखिया जी के पास जाएं तो कुछ देना ना पड़ जाए, कहीं पूछेंगे कि कुछ चीज़ का जरूरत है, कुछ मांग दिए, अब वो अपने लिए मांगेंगे नहीं, वो कहेंगे कि हाँ देखिए हमारे साथ जो लड़का लोग है, जो लोग समाज का लड़ाई लड़ा है, उन लोगों को कोई देने वाला नहीं। आप जब ये बात बता रहे हैं, आप भावुक हो गए हैं। ये आप भी अगर वो उस समय देखी होती ना उस मंजर को, तो आप भी बिना भावुक हुए इस बात को कह नहीं। हम तो कह रहे तो मेरा पूरा रुआ खड़ा हो जाता, आंख में आंसू है। ये क्योंकि आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। सामने हमने फोटो लगा रखा है, मुखिया जी का शव यात्रा याद आ जाता है कि एक क्षण में समाज अपने आप को अनाथ महसूस करने लगा था। जबकि मुखिया 9 साल से जेल में थे, लोग को परवाह नहीं थी अब कि मुखिया की जरूरत है कि नहीं। लेकिन आप सोचिए कि मरते ही उनके खबर आई कि मुखिया की हत्या हो गई, और पूरा बिहार सुलग उठा। आप सोच नहीं सकते वो मंजर। आप शायद बच्चे होंगे आप लोग, हम लोग कॉलेज लास्ट ईयर में थे, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था 2012। वो समय था कि अचानक से न्यूज आया और लोगों को लगा कि अब हम लोग के लिए कोई नहीं रहा। राजधानी हाईजैक हो गई, लोग पागल हो गए थे, पुलिस को नतमस्तक होना पड़ा। तत्कालीन डीजीपी का बयान आपने सुना होगा कि लोग हथियार ले लेकर निकल गए। लोगों ने कहा कि पुलिस जान रही थी कि अगर सीएम तक हाउस अरेस्ट, सीएम हाउस की तरफ प्रोसेसन हुआ, सीएम हाउस छोड़कर भाग गए थे। समय ऐसा आ गया था कि हर एक न्यूज चैनल सिर्फ एक ही बात कह रहा है। एनडीटीवी का तो और एबीपी न्यूज का अभी तक यूट्यूब पर वीडियो होगा कि अपील किया जाने लगा था कि अगर आप राजधानी में रहते हैं, पटना में हैं, तो आप अपने अपने घरों से बाहर ना निकलें, राजधानी उग्रवादियों के कब्जे में है, कुछ भी हो सकता है। वो मंजर एक मुखिया के लिए दिखा दिया था समाज की क्या प्रेम। ठीक है, कितनों एहसान फरामोश हो,
लेकिन आदमी को अगर बाप आपका बेड पर भी है ना, तो ये ढांढस रहता है कि हमारा गार्जियन है कोई। सिर्फ उनका उपस्थिति समाज को लगता था कि जब तक वो है हम लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं। आज देखिए समाज कितना लाचार फील करता है अपने आप को। आज कोई कुछ बोल कर चला जा रहा है, बच्चियों की का रेप हो जा रहा है। नीट छात्रा वाला केस आप देखे होंगे, दिन दहाड़े लोग अब सुन रहे हैं कि होटल में से लड़कियों को जबरदस्ती बाप के सामने उठा लिया। मुखिया जी के रहते ही पॉसिबल नहीं था। अगर ऐसा कोई घटना घट जाता तो उसका प्रतिक्रिया होना शुरू हो जाता था। तो उस चीज को आप और हम मिस कीजिएगा, आगे भी मिस कीजिएगा, क्योंकि हम लोग उनको देखें हैं, करेक्ट कर सकते हैं। नया जनरेशन देखा ही नहीं है उनको, तो करेक्ट नहीं कर सकता आपसे। इसीलिए मुखिया हमेशा हम जैसे लोगों के दिल में भगवान की तरह रहेंगे, हमेशा भगवान रहेंगे और उनको भगवान का ही दर्जा देंगे। हम लोग किसी देवी देवता का फोटो लगाए ना लगाए, मुखिया को लगाएंगे, क्योंकि जैसे राम का त्याग आदमी ये करता है ना, राम के त्याग की चर्चा होती है कि राम ने इतना त्याग किया। मुखिया के त्याग की चर्चा अगर आप जानिएगा कि कितना त्याग इस व्यक्ति ने किया, ये जानते हुए कि समाज हमको एक समय में छोड़ देगा। कभी किसी से शिकायत नहीं किया इन्होंने। जब निकले भी जेल से तो सबसे पहले सबसे मिलने गए, झलक बाबू से मिलने गया कि हम उनको गार्जियन मानता। मुखिया जब गार्जियन थे, लेकिन वो भी उनका ये भाव था कि राम सुरेश राय को गार्जियन कहते थे, उनसे जाकर मिले कि गार्जियन से पहले मिलना है। उनका एक लेटर होगा हमारे पास, हम आपको भेजेंगे। राम सुरेश राय जी को लिखा हुआ लेटर था जेल से, उसमें भी वो अपने बारे में शिकायत नहीं कर रहे हैं, वो समाज को लेकर चिंतित थे। जेल से लिखा हुआ लेटर है कि समाज इस रास्ते पर जा रहा है, इसके लिए हम लड़ाई लड़े हैं कि आज हमारा जो मेहनत है वो कहीं विफल होते दिखाई दे रहा है। समाज अगर आपस में टूटेगा, आपस में लड़ेगा, तो हम इतना त्याग परित्याग और जो यातना भुगत रहे हैं जेल का, वो क्यों भुगत रहे हैं। तो मुखिया ने जो इस समाज को दे दिया, मुखिया जी ने जो इस समाज के लिए कर दिया, आज सब लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए लड़ रहा है। जितना बाहुबली आप देख रहे होंगे, कोई मुखिया बन जाएगा क्या, कोई बिंदु सिंह बन जाएगा? क्यों हम लोग बिंदु सिंह को रिस्पेक्ट करते हैं, जबकि सरकार उसको क्रिमिनल घोषित कर दी, उनको ये समाज भी क्रिमिनल घोषित कर दिया। तो ये क्रिमिनल बनाया कौन? जिस परिवार का सारा अर्निंग मेंबर्स मारा जाएगा, अब आप थोड़ा सोच कर देखिए, उसको पता है कि मेरी बीवी और एक छोटा सा बच्चा सिर्फ बचा है, इस मेरी बहन तक मारी गई, उसका 2 साल पहले 4 साल पहले शादी किए थे, उसको बच्चा नहीं, छोटा सा बच्चा था। वो मेरे यहाँ घर आई हुई थी, अपने मायके आई हुई थी और उसको मार दिया पुलिस ने, उनको सीआरपीएफ ने मारा था। आप सोचिए कि उस व्यक्ति पर क्या गुजरता होगा कि समाज भी छोड़ दिया हमको, जिसके लिए हम लड़े, जिसके लिए हम पूरा परिवार कुर्बान कर दिए। अब जेल में बैठकर कोई व्यापार तो नहीं कर सकता है? कर सकता है? संभव ही नहीं है। जेल में बैठकर कोई बिजनेस, ये अब उनका उम्र तो नहीं था कि अब वो सरकारी नौकरी अंदर से लिख कर निकालते हैं। जेल से आदमी वही काम करेगा ना जो जेल में हो सकता है। तो आदमी अगर नहीं क्राइम अपनाएगा तो अपने बाल बच्चों, जिसको समाज भी छोड़ दिया, अगर 25 बीघा जमीन में झंडा गाड़ दिया गया था बिंदु सिंह के, अगर समाज जानता था कि खेती तो बंद हो गया, भाई लोग सारे मारे गए, अपने बिंदु सिंह जेल में, माले से लड़ने के लिए कोई तैयार अब उधर नहीं है। रणवीर सेना बाद में बनी ना, इनकी परिवार की हत्या पहले हुई थी। तो अब हमको बताइए कि बिंदु सिंह को क्या लगता होगा कि हम किस समाज के लिए, मुर्दा समाज के लिए लड़े। अगर हम अंत में मरने से पहले हमको ये बात वो कहते थे जब हम लोग साथ रहते थे, तो क्या है वो, अगर इस समाज एक अकू बोरा चावल और दाल पहुंचा देता हमारे घर, तो हमको सोचने का जरूरत था कि हम बीवी बच्चा हमारा कैसे रहेगा। हम इत्मीनान से जेल काटते कि समाज के लिए किए, समाज मेरे लिए कर रहा है। समाज हमको एक बोरा चावल से भी हम गए कि बताओ मेरा पूरा परिवार मारा गया रातों रात। वो भी रोते थे जेल में बैठ के। दुनिया के सामने हर लोग नहीं रोता है, क्योंकि दुनिया बहुत मजबूत मानती है उनको। मुखिया जी भी रोते थे, लेकिन दुनिया के सामने रोएंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन लोग अपने परिवार को याद करता है, उस चीज को याद करता है कि हम समाज के लिए इतना किए। तो हम कभी कभी कहते थे कि दादा बताइए, तब तो काहे के लिए समाज के लिए आदमी लड़ाई? तो कहते थे कि नहीं बेटा, समाज का हम लोग के ऊपर ऋण है, इसी समाज में पैदा हुए हैं, इसी समाज से हम लोगों को पहचान मिला है। तो समाज के लिए लड़ना नहीं छोड़ना है। समाज भले निकृष्ट हो सकता है,
लेकिन योद्धा अगर निकृष्ट हो जाएगा, लड़ने वाला, तो फिर समाज चलेगा कैसे? और यही सब सोच के कभी कभी जब हम लोग का मनोबल टूटता है कि किस समाज के लिए लड़ रहे हैं हम लोग, हम जानते हैं कि हमारे कई बार इस समाज के लिए हम भी जेल गए, बहुत बार बहुत यातनाएं झेले हम, 9 घंटा का टॉर्चर झेल रहे हैं पुलिस का। यही बात हिम्मत देता था जब मान लीजिए जेल गए और वो भेटा गए तो हंसते थे कि क्या है, समाज के लिए लड़ना आसान लग रहा है। तो हम कहते नहीं दादा, अब तो हिम्मत टूट रहा है। तो क्या नहीं बेटा, हमको देखो 35 साल से जेल में है इसी समाज के लिए। हाँ, तो उनको देख कर लगता था कि नहीं, लड़ना है अभी। व्यक्ति इन 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 जैसे ऐसे कई लोग थे। बिंदु सिंह मुखिया जी को तो लोग, खैर हम इतना आज इंटरनेट से या आप लोगों के माध्यम से यहाँ उन लोगों का संघर्ष दुनिया तक लाए हैं। नहीं तो मुखिया जी के बारे में कोई बात नहीं करता था, बिंदु सिंह के बारे में कोई बात नहीं करता था, इंटरनेट पर कुछ भी नहीं मिलता था इन लोगों के बारे में। शुरुआत ही शुरुआती हम इसीलिए किए थे क्योंकि आप घर में कुछ बात करते हैं उससे दुनिया को कोई मतलब नहीं। हम वेब सीरीज के लिए सारा कुछ लिखे थे इसलिए कि दुनिया जाने तो सही कि बिहार किस संघर्ष से गुजरा है। हम, हमारे पुरखों ने, हमारे लोगों ने कितना त्याग किया, तब आज हम नौकरी कर रहे हैं खुलकर। हमारी बहू बेटी आज रोड पर घूम ले रही हैं, घर से निकलना मुश्किल था लोगों का। और उसके बाद सवाल तो कोई किसी को कुछ बोल, चमड़ा का मुंह है, किसी को कुछ बोलने में नहीं बनता है, कुछ भी बोल दीजिएगा। लेकिन इस चीज को समझना और इस चीज को झेलना, सामाजिक लड़ाई सबके बस की बात नहीं है, और जो लड़ा है वही जानता है। आज भी रणवीर सेना के कई ऐसे परिवार हैं जिनका साया से उनका सर से साया उठ गया। उनके परिवार को कोई पूछने आ जाता है, गुमनाम है। लांगड़ सिंह का भतीजा अपंग हो गया है, उनका घर गिर गया है, दीवार गिर गया है, कोई समाज से पूछने गया कि लांगड़ सिंह का घर हम लोग बनवा देते हैं? वो आदमी मारा गया इसी संगठन के लिए। एक लांगड़ सिंह का भी कैजुअलिटी है। अब समझो, बिंदु सिंह के लिए काम करते थे, लेकिन इनके जेल जाने के बाद रणवीर सेना ज्वाइन कर लिए थे और उन्होंने शादी नहीं की। हुई शादी उन्होंने ठुकरा दी कि हम समाज को अपना पूरा जीवन दे दिए। तो वैसा वैसा लोग को परिवार कोई पूछने गया कैसे जी रहे हैं। जुदागिर सिंह है, महारानी वेब सीरीज में उनका एक झलक भी दिखाया गया है। जुदागिर सिंह जैसा व्यक्ति जो खुद को गोली मार लिया ये कहकर कि हम नक्सलियों के हाथों नहीं मारे जाएंगे एम्बुश लगाने के बाद, और इसलिए कि बाकी लोग भी मारे जाएं, और लोग तैयार नहीं हो रहे थे। एम्बुश लगा दिया था उनको, गांव से एक फर्जी लेटर भेजा गया मुखिया जी के नाम से कि इस गांव में मीटिंग के लिए बुलाया गया है। रात का अमावस्या का दिन था, अंधेरा होता है, जान ही रहे। उस दिन उनको लेटर भेजा गया कि अर्जेंट में आपको बुलाया गया है, अपने दस्ता के साथ निकलिए। इनको क्या पता था, अंधेरिया रात था, पैन में नक्सली एम्बुश लगाकर बैठे हुए थे अपना हथियार लगा लगा के। ये लोग जैसे ही खेत से बाहर निकले हैं, फायर हुआ, जुदागिर शर्मा का जान में गोली लगी, जान फट के मतलब चिथड़े उड़ गए, भाग नहीं सकते थे, अब गिर गए। काउंटर शुरू, लेकिन आपको तो पता है कि कौन आ रहा, हमको तो नहीं पता अंधेरिया रात में कि कौन कहाँ छुपा हुआ है। गोली की आवाज पर ही ना लोग फायर कर सकता है काउंटर। जुदागिर सिंह को लगा कि हमारे वजह से बाकी के हमारे लड़के मारे जाएंगे। लेकिन एक कमांडर का यही खूबी होना चाहिए कि उसको पहले अपने जो बटालियन है उसको सुरक्षित करना है। वो जान रहे थे कि हमको छोड़, जब तक हम यहाँ रहेंगे तब तक ये लोग हमको बिना छोड़ के जाएगा नहीं। वो कह रहे हैं कि तुम लोग चले जाओ, लेकिन लोग कहा कि आपको छोड़कर कमांडर हम लोग नहीं जा सकता। अंत में वो बोले कि ऐसे तो मेरा सारा हथियार भी लूट जाएगा। वो बोले कि हथियार बचाना जरूरी है, बहुत समाज की मेहनत का पैसा है और उससे ही हथियार खरीदा है आप। ऐसा इतनी गोलियां चली थी कि SLR का जो बैरल था इतना लाल हो गया था धिक के, मतलब हीट से, कि पानी में गिरते ही टूट गया। पानी में जैसे ही गया वो गर्म और ठंडा लगा और लोहा का बैरल टूट गया था। इतना गोली चला था उस रात। लेकिन जुदागिर सिंह जान रहे थे कि गोली चलाकर भी हमको बचाया नहीं जा सकता है, क्योंकि हमारी संख्या कम है और नक्सली चारों तरफ से एम्बुश लगाए। उन्होंने कहा कि बेटा हथियार लेकर निकल जाओ। वो लोग कहा कि नहीं दादा, आपको छोड़कर हम लोग नहीं जाएंगे, मारे जाएंगे मारे जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि मेरे एक वजह से इतना लोग का कैजुअलिटी हो जाएगा। उन्होंने गरज कर कहा कि सुनो नक्सली, तुम्हारे हाथ से जुदागिर सिंह नहीं मारा जाएगा, हम अपना गोली से मार रहे हैं अपने आप को। और तब ही लोग कहे कि अब तो जाओगे ना, हम नहीं रहेंगे तब, और खुद को गोली मार ली। ये त्याग है किसी के बस का बात। फेगन सिंह, बिंदु सिंह के जो बड़े भाई थे, उन्होंने खुद को यहां सटाकर गोली इसलिए मार ली थी कि नक्सली कहने लगे थे, अंतिम में सुबह 3 बजे तक लड़ रहे थे वो। उनके पिताजी, सोचिएगा कि फेगन सिंह के पिता मुस्कुरा रहे थे, 5000 नक्सली पूरे गांव को घेर लिया है, उनके पिताजी को अगवा करके बैठा दिया है। CRPF का 3 बटालियन फोर्स, 24-24 का बटालियन था,
वो डर से नहीं निकल रहा कि 5,000 का फोर्स है, सीआरपीएफ जबकि मिलिट्री ट्रेंड है, और एक व्यक्ति अकेला फेकन सिंह लड़ रहा है 5,000 आतंकवादियों से। उसका बाप खुश है, हंस रहा है, नक्सली टेंशन में है कि आदमी हंस कैसे रहा है, हम इसके पूरे परिवार को घेर लिए, इसको किडनैप करके रखे हुए हैं, और वो कह रहा है कि जब तक हमारा बेटा जिंदा है तुम्हारी औकात नहीं है कि तुमको मार सकता। उसको इतना विश्वास था। बड़ा बेटा जो 12 साल या 15 साल के बाद फेकन सिंह का जन्म हुआ था, शादी के बच्चा नहीं होता था, 12 बच्चा मर गया था भरतदा का, मतलब बिंदु सिंह के पिताजी का, उसके बाद ही एक बेटा बचे थे। कितना जतन से पहला बेटा था इनका। फेकनदा जब सुने, जब वो लोग बात करने लगा कि इनसे तो नहीं लड़ पा रहा था, 15 ही गोली बचा हुआ था इनके पास, तो लोग कहा कि बिंदु सिंह की औरत और बेटी है ना, चलो उन लोगों को बेइज्जत कर देते हैं उसके, कि अपने फेकन सिंह अति हो जाएगा। फेकन सिंह को लगा कि बिंदु सिंह जेल में है, हम क्या मुंह दिखाएंगे उसको कि मेरे रहते उसकी पत्नी के साथ या बेटी के साथ कुछ गलत हो गया। तो बाहर निकल के और कहे कि तुमको मेन मोटिव हमसे लड़ना है ना, हम नहीं रहेंगे तो नहीं नती करोगे, कि चलो ठीक है, हम आह्वान करके कह रहे हैं कि तुम्हारे किसी नक्सली की गोली से हम नहीं मारे जाएंगे। उन्होंने अपना यहाँ पर राइफल का एक गोली लास्ट का बचा हुआ था, लगा के मारा, उनका खोपड़ी उड़ गया। और उसके बाद सोचिए उनके पिताजी को कैसा लगा होगा। नक्सली जान रहे थे कि फेकन सिंह अपने गोली खुद से मारा है, उनका गला काट के और उनके पिताजी के पास ले गया दिखाने के लिए कि बुढ़ा, इनका तो मनोबल तोड़ने के लिए, कि हंस रहे हैं। नक्सली को नागवार गुजर रहा था कि ऐसे कंडीशन में भरत सिंह हंस कैसे रहे, क्या गुजरा होगा उस पिता पर जिसके सामने उसके बेटा का सिर लाया गया होगा। और उसके बाद गांव को दहशत देने के लिए एक आम के पेड़ पे उनके सिर को टांग दिया गया, और ये कहते हुए कि बनता था ना बिहार केसरी, बना ना दिया हिंद केसरी, और अगर किसी को बनना है तो बताओ, तो उसका भी यही हश्र करेंगे, और नहीं तो हर घर पे 50,000 और 1 लाख का लेवी बांध दिया गया। लोग फिर पलायन करना शुरू कर दिए उस गांव में कि जब बिंदु सिंह फेकन सिंह नहीं बचा तो हम कैसे बचेंगे। लोग गांव छोड़ छोड़ के भागने लगे कि कहां से लाएगा 1 लाख रुपया उस समय, 93-94 में लोग हर गांव का लोग। वो मंजर, वो त्याग, क्या परिस्थिति से गुजरे। नक्सली को प्रकाश झा के मूवी में बहुत बढ़िया दिखा देना बहुत आसान है, जो झेला है बिहार उसको दिखाना बहुत मुश्किल। बहुत ही जोश के साथ ये एपिसोड हम लोग शुरू किए थे, बहुत भ्रम तोड़ने के लिए शुरू किए थे, लेकिन जो रियलिटी आप तक आई है शायद हम लोग अभी प्रत्यक्ष रूप से उसको देख पा रहे हैं, और आपको दिखाने की भी कोशिश हम लोग किए। आप देश के, विश्व के किसी भी कोने में बैठे हो, आप बिहारी हो, और आपको वो चीखें सुनाई दे रही होंगी कि बेटियां घींची जा रही थी, लोग टूटे जा रहे थे। और जब आपने बात कही ना कि अनाज का दाना के लिए वही लोग जो समाज के लिए लड़े थे, वही लोग तरसे, ये वही बिहारी हैं जो ये सब जान रहे हैं। ऐसा ये कहानी नहीं रहा होगा कि अछूता रहा होगा बिहारियों से, लेकिन ये वही बिहारी हैं, ये सब कुछ जानते हुए भी गर्क में किए हुए हैं, समाज में बटे हुए हैं। मूवी में देख रहे हैं बिहार की छवि, ठोक देंगे कट्टा का पार में, आइए ना हमारा बिहार में, आइए ना आप हमारा बिहार में, देखिए ना ये हमारा बिहार। नहीं हो पाएगा अभी हमसे। बेलाउर की घटना हुई और उसके पहले ये स्वर्ण लिबरेशन फ्रंट जो था लड़ रहा था उग्रवादियों से, वो डायमंड के अरेस्टिंग के बाद सरेंडर कर दिया, 12 नरसंहार हो गया। तब उन उग्रवादी ताकतों से लड़ने के लिए कोई भी संगठन अब शेष नहीं बचा था जो लड़ पा रहा था। बेलाउर में नक्सलियों ने पर्चा चिपका दिया कि ध्वस्त किया बेटा एक बारी, अब की है बेलाउर की बारी। तो मुखिया जी ने एक नारा दिया वहां कि न बेटा न एक बारी, नक्सल के भूत बेलाउर उतारी। ये नारा मुखिया जी ने दिया कि न बेटा न एक बारी, नक्सल के भूत बेलाउर उतारी। और इसी नारा को लेते हुए पहला काउंटर शुरू हुआ, और जब नाकाबंदी टूटी और लोगों का आस बंधा कि बेलाउर में जैसे नाकाबंदी टूटी है वैसे ही जितने जगह तक ये बात फैली कि बेलाउर ने 7 दिन में नाकाबंदी तोड़ दिया, 7 दिन, हर जगह से लोग पहुंचने लगे बेलाउर के। आखिर ऐसा क्या किया भाई, कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने इसके नाकाबंदी को तोड़ दिया, नक्सलियों की नाकाबंदी को। तो उस समय एक लाइन लिख कर आया कि जब कोई योद्धा नहीं बचा लड़ने को उग्रवाद के तीरों से, तब बिहार की आस बंधी बस एकमात्र रणवीरों से। और उस वक्त
बिलावर में बाबा रणवीर चौधरी के स्टैचू के मतलब मूर्ति के नीचे एक संगठन का निर्माण हुआ जिसका नाम पड़ा अखिल भारतीय रणवीर महासंघ, किसान महासंघ। तो जब ये लड़ाई खत्म होने लगी, जब निस्तनाबूद कर दिया मुखिया जी ने नक्सली संगठनों को, तब मुखिया जी सरेंडर करने जाते हैं। सरेंडर की भी जो कहानी है वो इस तरीके से है कि किसी को विश्वास ही नहीं था। मीडिया, जब आप उस समय का मीडिया हाउस का जो क्लिप्स चेक कीजिएगा, अलग अलग छवि बताते थे, छवि बताते थे। दूसरा कि मीडिया विश्वास ही नहीं करती थी कि पुलिस ने अरेस्ट किया है। सुनील एसपी थे उस समय पटना के, अब मंत्री हो गए, एसपी सुनील उनको लोग कहता है। वो मीडिया को कह रहे हैं कि हमने अरेस्ट किया है मुखिया को। मीडिया एक सिरे से नकार दे रही है ये कहते हुए कि हम मान ही नहीं सकते हैं कि मुखिया को आपने अरेस्ट किया। मुखिया ने सरेंडर किया होगा। अंत में सुनील एसपी को मुखिया जी से कहना पड़ा कि आप कह दीजिए न्यूज चैनल्स को कि हाँ हमको अरेस्ट किया। तो मुखिया जी लास्ट में ये बात उनका बात रखने के लिए कहते हैं कि नहीं एसपी साहब हमको अरेस्ट किए हैं। तो ये सिचुएशन हो गया था कि मीडिया उसको विश्वास नहीं होता था कि पुलिस की बस की बात नहीं है। जब एजेंसीज नहीं उनका पता लगा पाई, इतने बड़े बड़े एजेंसीज रॉ से लेकर के आईबी आपके पास है, और तब वो पता नहीं लगा पा रही है कि मुखिया कौन है, तो अदना जब बिहार पुलिस पता लगा लेगा कि मुखिया कहाँ से हैं और कौन है। लेकिन मुखिया जी ने वो क्रेडिट भी एसपी सुनील को दिया कि हाँ इन्होंने एसपी साहब ने हमको अरेस्ट किया है। लोगों के सामने मुखिया जी का चेहरा आया, लोग दम रह गया कि मुखिया ऐसा दिख सकता है क्या। लेकिन अब जो है सो है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। मुखिया को लोग देखा। जब ये सब शांत हो गया, मुखिया जी ने जब फरमान लेटर इशू कर दिया कि संगठन को दोबारा तब तक नहीं चालू किया जाएगा, तब तक उसको फिर से पुनर्जीवित नहीं किया जाए जब तक सिचुएशन फिर वैसा ना हो जाए। और ये भी कहा कि जब कभी जरूरत लगे कि हथियार उठ गया है तो उसका दमन सिर्फ और सिर्फ हथियार से होना चाहिए, उसमें कोताही किसी तरीके की नहीं बरतनी चाहिए। कि अगर हम रहें ना रहें, कोर कमेटी अगर फैसला दे देती है कि हाँ ऐसा सिचुएशन है कि आपको उठाना पड़ेगा हथियार, तो कोर कमेटी के आदेश के बाद ही हथियार उठाया जाएगा। उस वक्त कई लोगों ने फिर ये बात कही, हमने भी एक लाइन लिखा कि जब आतंकवाद से बेबस होकर हार मान ली वीरों ने, तब उग्रवाद की कब्र खोद दी एकमात्र रणवीरों ने। रणवीर सेना ने अंतिम में नक्सलवाद का ऐसा कब्र खोदा कि आज तक अपने पैर पर नक्सली ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हैं। दोबारा आरजेडी की सरकार नहीं आई सीपीआई के गठबंधन के साथ, और बिहार ने फिर दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज देख रहे हैं कि आज जो तरक्की आपको हर जगह ओवरब्रिज, तो ये आपका बड़े बड़े 4 लेन्स, तो आपको क्या कहते हैं हाईवेज और स्टेट हाईवेज जो बन रहे हैं, जो एक समय में सपना हो गया था बिहार के लिए, वो आज बिहार प्रगति रुक ही नहीं रहा। इतना तेजी से बढ़ा कि आज देखिए जहाँ जिस गांव में नरसंहार हो जाता है ना, वो 3 पीढ़ी पीछे चला, 30 साल पीछे हो जाता है। लेकिन उस सब से उभर के बिहार आज एक रफ्तार पकड़ा है। उन सब कठिनाइयों से जो चीज़ जो 90 में हम लोगों ने देखा, जो सब एकदम सेटबैक हो गया था, बिहार कितने साल पीछे चला गया था, आज हम लगभग जितने विकसित राज्य हैं उससे अब हम बराबरी पर आ गए। तो वो बिहारियों में ही वो चीज़ है ना कि हर चीज़ को झेलते हुए वो आगे बढ़ जाता है। हर जगह कहीं आप हैं जहाँ आप प्रताड़ित नहीं होते हैं। आपको जाति को लेकर, आपके धर्म को लेकर, आपके राज्य को लेकर खासकर आपको हर जगह गाली दी जाती है। फिर भी उन सब को सुनते हुए आप अपना मेहनत नहीं छोड़ते हैं, अपना ये नहीं छोड़ते हैं। आज देखिए सबसे ज़्यादा बिहार के लड़के IAS IPS हैं। अगर ये लोगों की बातें सुनते हैं कि बिहारी ऐसे होते हैं, बिहार एक बीमारी राज्य है, तो साल ट्रॉमा में चला जाएगा लड़का। लेकिन फिर भी इन सब से डिप्रेशन बिहारियों को नहीं होता है। और बिहार में सबसे कम डिप्रेशन लोगों को होता है, ये तथ्य है। क्योंकि डिप्रेशन से तो हम लोग शुरू से उभरना ही सीखें। तो बिहार ने एक नया अगर रास्ता देखा है तो उसमें मुखिया जी का एक बहुत बड़ा देन है। इतिहास ने जिसे सबसे बड़ा विवादित चेहरा बताया था, आज उम्मीद है कि उस ढपे हुए पन्ने खुले होंगे और उस विवादित चेहरे के पीछे जो एक ममतामयी जो चेहरा रहा और जो बिहार का सुधारक बना, जननायक बना, वो चीज़ आपके सामने आई होगी। बिहार वाइब्स आपके साथ ऐसी बिहार की बहुत सारी तमाम कहानियाँ लेके आता रहेगा। जुड़े रहें हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।